हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 01 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसका वीडियो सीरीज TH21 है। इसके पहले 20 तक हो चुका है और उम्मीद है कि आपने 20 तक देखने के बाद ही 21 देख रहे होंगे। 21 में हम लोग अवोगाद्रो हाइपोथेसिस देख रहे थे। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस का वॉल्यूम लिया जाए तो वो 22.4 लीटर होता है। क्लियर है। अब हम लोग टॉपिक देखेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम नाम से जाहिर है एक मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहेंगे। हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर बताना पड़ेगा है ना। एट एनी प्रेशर and temperature, at any pressure and temperature is known as molar volume, is known as molar volume, is known as molar volume। किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। नाम से ही जाहिर है। क्लियर है। उसे क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है। कहां चला जाता है? चलिए इसी से मिलाते हैं। इससे मिल गया। चलिए, तो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। अब अगर हम आपसे बात करें कि मोलर वॉल्यूम किसी गैस का होगा कितना, मोलर वॉल्यूम किसी गैस का होगा कितना, तो बड़ी सीधी सी बात है। मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 22.4 लीटर। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, है ना, एट एसटीपी 22.4 लीटर होगा किसी भी गैस का। क्या सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 होगा? नहीं, किसी अन्य टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 होना जरूरी नहीं है। क्लियर है। लेकिन एसटीपी पर हमेशा 22.4 लीटर होगा। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, ये एक मोल का वॉल्यूम है ना, एक मोल का वॉल्यूम है। हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट एसटीपी बराबर 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ टू मोल गैस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टू मोल गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा? एट एसटीपी 2 से गुना हो जाएगा 22.4 लीटर यानी कि 44.8 लीटर। अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल, वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल गैस एट एसटीपी, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू 22.4 लीटर मतलब 11.2 लीटर। क्लियर है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बनाए जाए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, मिटा दें इसे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ calculate volume of
ए 80 ग्राम ऑक्सीजन यानी O2 एट एसटीपी, ठीक है। बी नंबर 640 kg 640 kg SO2 at STP। सी नंबर 2.2 मिलीग्राम CO2 at STP। क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन कर दिया गया, बहुत सीधा सा इसका सॉल्यूशन है। आप पहले केस को देखिए, ए क्या है 80 ग्राम ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालिए, वेट ऑफ सैंपल 80, मोलर मास कितना हो जाएगा O2 का 32, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 5/2 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 5/2 इंटू 22.4 लीटर। ये देखिए 11.2, 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएगा 56 लीटर। उसी तरीके से हम बी नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से हम बी नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर में कहता है 640 केजी 640 केजी SO2 एट एसटीपी, 640 केजी SO2 एट एसटीपी। इसका भी नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 निकालिए, 640, चूंकि सैंपल ग्राम में लेना है तो 10 की पावर 3 से गुना कीजिए, मोलर मास निकालिए 32 32 64, है कि नहीं। ये कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, इतना मोल हो गया, 10 की पावर 4 मोल हो गया, है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी बराबर 10 की पावर 4 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है, कैलकुलेशन आगे आपने कर लीजिए। सी नंबर क्या है 2.2 मिलीग्राम, तो NCO2 निकालिए, नंबर ऑफ मोल 2.2 मिलीग्राम है, तो 10 पर पावर -3 हो जाएगा ग्राम में बदलने के लिए, अपॉन CO2 का कितना होता है 44, ठीक है। जैसा इसको सॉल्व कीजिए, ये डेसिमल हटा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, इसका ऊपर जाएगा ना 10, तो 10 की पावर -4, दैट मीन 0.5 इंटू 10 की पावर -4, या हम अगर 5 कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 मोल, है कि नहीं। अब क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू वॉल्यूम 22.4 लीटर। सॉल्व अपने आप करिए, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम लिखिएगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट ए पार्टिकुलर, मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस, क्वेश्चन है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकुलर गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकुलर गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 लिखिए, SO2, मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 एट पार्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी किसी प्रेशर और टेम्परेचर पर बात हो रही है। एट पार्टिकुलर प्रेशर
and temperature at particular pressure and temperature. Molar volume of SO2 at particular pressure and temperature is 40 liter. Full stop. Find the number of mole of 80. Find the number of mole of 120 liter SO2 गैस सैंपल. क्लियर है? आपको बताया गया है कि मोलर वॉल्यूम जो है SO2 का किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर 40 लीटर है. आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक SO2 गैस है, ठीक है, SO2 गैस का सैंपल है 120 लीटर है, तो उसका नंबर ऑफ मोल निकालिए. एक शर्त और जोड़ दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 120 लीटर SO2 गैस एट गैस सैंपल एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर. एट सेम प्रेशर P एंड टेम्परेचर T. सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखना है ना, तो बड़ा आसानी से हम ये निकाल सकते हैं. देखिए क्या है भाई, मैं कह सकता हूं 40 लीटर SO2 गैस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल. हाँ है ना, बिल्कुल. मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है. दिस इंप्लाइज 1 लीटर SO2 गैस is equivalent to 1 by 40 mole. Simple unitary method. So we can now write 80 liter is equivalent to 80 upon 40. 80 है नहीं, 120. 120 लीटर, 120 by 40 है कि नहीं, मतलब 3 मोल. तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं अगर मुझे मोलर वॉल्यूम मालूम हो. यहां देखिए क्या है मोलर वॉल्यूम निकालने में. ये जो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो देखते हैं 120 जो है ये वॉल्यूम ऑफ द सैंपल है एट एनी पीएनटी. वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एट एनी पीएनटी. और ये क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस एट सेम पीएनटी. तो नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फार्मूला मिल गया. नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फार्मूला मिल गया. लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम इस फार्मूला को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या मिल गया, एक और फार्मूला मिल गया. हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल N बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट ए particular pressure and temperature. Volume of gas at a particular pressure and temperature upon molar volume of gas at same PNT. ये भी मिल गया. अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पार्टिकुलर पीएनटी को एसटीपी कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, एसटीपी. तो एक और फार्मूला लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4. 22.4 क्यों, क्योंकि मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, at STP is equal to 22.4 लीटर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं. याद रखिएगा, ये जो मुझे फार्मूला 2 मिला है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, अप्लाइड ओनली फॉर गैस, ये गैस के लिए मिलता है. अप्लाइड ओनली फॉर गैस. क्लियर है कि नहीं? अब देखिए जैसा आगे बढ़कर देखते हैं. मिटा दे.
अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस। लिखिएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in CO2 gas, in CO2 gas which occupies 112 ml volume at STP। आपको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसमें? CO2 गैस में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस, किसमें बताना है? CO2 गैस में। 112 ml वॉल्यूम एट STP, 112 ml वॉल्यूम एट STP पर आपको ये बात करनी है। क्लियर है? अब सीधी सी बात है, 112 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, इसे आप तुरंत क्या करिए, तुरंत इससे नंबर ऑफ मोल निकालिए, और नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 12 ml। ml को अगर हम लीटर में बदले तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा। आपको रिलेशन बता चुके हैं, 10⁻³ ml बराबर क्या होता है? 1 लीटर। रिलेशन बता चुके हैं, तो निश्चित रूप से 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 ml बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻³ ml। ठीक है, अपॉन 22.4। ठीक है, 22.4 है। अगर हम ये 22.4 को 10 से गुना कर दे ऊपर, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। NCO2 क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू, अच्छा 0.5 भी क्यों करें, 2 5 जा 10 कर ले, 5 इंटू 10⁻³ मोल, इतना मोल हो गया। अगर मुझे नंबर निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो NCO2 क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, 6 इंटू 10⁻23 लिया, 6.022 नहीं लिया, कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻20, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻21। तो ये कितना हो गया? ये हो गया CO2 के मॉलिक्यूल की संख्या। लेकिन मुझे CO2 का नहीं चाहिए, मुझे ये CO2 की संख्या है, CO2 के मॉलिक्यूल। लेकिन मुझसे पूछा गया है एटम, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ O2, जितना CO2 मॉलिक्यूल है उसको हम 2 से गुना कर देंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो जितना मॉलिक्यूल है उसको 2 से गुना कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻21। इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा फ्रॉम 160 ग्राम, लिखिएगा फ्रॉम 160 ग्राम लिखिए फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 into 10⁻4 molecules are removed from 160 ग्राम SO2। ठीक है, 1.2 into 10⁻24 molecules are removed, molecules are removed, molecules are removed। 160 ग्राम SO2 से फ्रॉम 160 ग्राम SO2, ठीक है, 1.2 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। इतने मॉलिक्यूल्स हटा लिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं? इतने मॉलिक्यूल्स हटा लिए गए हैं। लिखेगा कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट STP, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर
कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ऑफ रिमेनिंग गैस, जो गैस बचा है उसका वॉल्यूम बताइए, किस पर, एसटीपी पर, है कि नहीं। बड़ा आसान सा सवाल है। पहले आप निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 ओरिजिनल। नंबर ऑफ मोल ओरिजिनल जो है वो कितना, O फॉर ओरिजिनल 160 अपॉन 64, सैंपल का वेट 160, SO2 का मोलर मास 64, 16 चौके 64, ये 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5/2 मोल है। अच्छा, ये तो 5/2 मोल है। एन रिमूव्ड जो हुआ है वो चेक करिए, 1.2 इंटू 10⁻24 है, अपॉन क्या करेंगे 6 इंटू 10⁻23। याद होगा आपको कि गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये 1.2 है तो ये कहां हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 10, है कि नहीं। अब गौर से देखिए, ये दोनों मिलकर इसे कैंसिल कर देगा, ये 2, यानी रिमूव हुआ है 2, तो बचा कितना, एन लेफ्ट कितना बचा 2.5, 5/2 को 2.5 लिखेंगे, उसमें से 2 हट गया, 0.5 बचा। अब वॉल्यूम ऑफ SO2 निकालना है, वो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व कीजिए अपने आप, भाई 1 मोल का 22.4 है तो 0.5 मोल के लिए उसे गुना कर देंगे उससे। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट क्वेश्चंस। चलिए अब एक, हाँ तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए 670 ml ऑफ ओजोनाइज्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड गैस weighs 1 ग्राम, weighs 1 ग्राम, ठीक है। 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड गैस weighs 1 ग्राम एट एसटीपी पर, ठीक है। आपको बताना है परसेंटेज, ठीक है, आपको बताना है परसेंटेज वॉल्यूम या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। लिखिएगा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइड गैस। क्लियर है। मुझे बताना है वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड गैस। क्लियर है। अरे ये देखिए टोटल वॉल्यूम ओजोनाइज्ड का क्या है, गैस का 670 ml ऑफ ओजोनाइज्ड गैस है। इसमें मुझे ओजोन का कितना वॉल्यूम है ये निकालना है। क्लियर है ना। पहले ये समझिए कि ओजोनाइज्ड गैस किसे कहते हैं, ये मैंने बता भी रखा है। ओजोनाइज्ड गैस कहते किसे हैं, ओजोनाइज्ड गैस कहते हैं ओजोन प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर को, ओजोन प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर को बोलते हैं। ओजोनाइज्ड गैस की अगर बात की जाए तो ओजोनाइज्ड गैस मतलब है ओजोन प्लस ऑक्सीजन, ओजोन प्लस ऑक्सीजन, ये है ओजोनाइज्ड गैस का। तो कह रहा है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है 672 ml है, ये वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम है इसका। तो ये पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, जबकि इस ओजोनाइज्ड गैस का मास जो है 1 ग्राम लिया गया है, यानी कि सैंपल जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैस है और उसमें ओजोन है और ऑक्सीजन है, और उनका वेट है, मिक्सचर ऑफ गैस का वेट है 1 ग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंपोनेंट ओजोन का वॉल्यूम, अगर ओजोन का वॉल्यूम मिल जाएगा तो बहुत आसानी के साथ हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं। चलिए आप इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि नंबर ऑफ मोल क्या है इसका, इस
वॉल्यूम जो दिया हुआ है 672 ml, वॉल्यूम जो दिया हुआ है ओजोनाइज्ड गैस का, इसका नंबर ऑफ मोल कितना निकलता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, जिसे हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी कहेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 672 इंटू 10⁻³ लीटर। ml को मैंने लीटर में बदल दिया। मुझे मालूम है कि 10⁻³ ml बराबर 1 लीटर होता है, तो निश्चित है कि ml बराबर हो जाएगा, ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा अपॉन, चूंकि एसटीपी पर हो रहा है तो 22.4 हो जाएगा। या इसे सॉल्व करिए, क्या इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 672 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 इंटू, अच्छा 22.4 को पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 22.4 कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, कितने से जाएगा, 3 से, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, 3 बार में चला गया तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻², कितना मोल हो गया। या इसे हम लिख सकते हैं 3/100, 3/100 भी लिख सकते हैं, 3/100 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम निकालते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है, टोटल मास जो कि 1 ग्राम दिया हुआ है अपॉन टोटल मोल जो कि 3/100 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/3। ये मेरा एवरेज मोलर मास मिल गया, एवरेज मोलर मास मिल गया। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने मिक्सचर का मोल निकाल लिया, मिक्सचर का वेट दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, इससे एवरेज मोलर मास निकाल लिया। एवरेज मोलर मास निकालने के बाद बहुत आसानी के साथ अगर हम चाहें तो परसेंटेज, मोल परसेंट निकाल सकते हैं, मोल परसेंट किसका, ओजोन का। लेकिन मुझे निकालना है वॉल्यूम, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, मोल परसेंट। मोल परसेंट के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल परसेंट के लिए जो शॉर्ट मेथड हमने देखा है निकालने का, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेगा परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज मोल, ठीक है, परसेंटेज मोल, मोल ऑफ O3, O3 का परसेंटेज मोल निकालिए। कैसे निकालेंगे, याद करिए, एवरेज एटॉमिक मास जो कि 100/3 है, माइनस क्योंकि ओजोन और ऑक्सीजन मिला है, ओजोन का निकालना है तो मुझे मास, मोलर मास किसका लेना, ऑक्सीजन का 32, इसका मोड अपॉन 48 माइनस 32, एक क्या है ओजोन का और एक ऑक्सीजन का, इंटू 100, यही तो होगा। या इसे सॉल्व करिए, अगर हम ऊपर सॉल्व करें तो मोड के अंदर ये 3 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 3 3 9 96 अपॉन 16 दूनी 32 16 3 48 16 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे लिख लीजिए। आप आगे देखते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। अब देखिए, अब यहां देखिए 100 माइनस 96 का मतलब क्या हो गया भाई, 100 माइनस 96 मतलब 4/3 अपॉन 16 इंटू 100। क्या हम इसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/16 इंटू 100, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और ये 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, 25/3। ये नंबर ऑफ मोल है, परसेंट मोल है। 25/3 क्या है, परसेंट मोल है, किसका, ओजोन का। अब एक बात बताइए, अभी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल है, क्या है, वॉल्यूम अगर हम बात करें फ्रॉम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, फ्रॉम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस,
अगर हम अवोगाद्रो हाइपोथेसिस से बात करें, फ्रॉम अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, तो क्या मिल जाएगा मुझे? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ? परसेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट मोल। परसेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट मोल। क्लियर है? तो इसे हम परसेंट मोल भी कर सकते हैं, इसे हम परसेंट वॉल्यूम भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम। ये परसेंट वॉल्यूम भी हो गया ना, 25/3 ओजोन का परसेंट वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? 672। तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 672 इंटू 25/3%, यानी कि इंटू 1/100 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा इंटू 1/100, 25/3% है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 25 चौके 100, 4 से कैंसिल होगा क्या? 4 इकाई 4, 2 27, तो 4 छक्के 24, बचा 3, 32 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 2 बचा 27, 4 छक्के 24, हाथ में कितना? 3, 32, 4 8 32। क्लियर है? 3 से इसको कैंसिल कराइए। 3 5 15, हाथ में 1 18, 3 छक्के 18, 56, यानी कि 56 ml जो है ओजोन होगा। पूरे इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि वॉल्यूम दिया हुआ है और मास दिया हुआ है किसका? मिक्सचर का। उससे हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया मिक्सचर का। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हमने एवरेज मोलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या निकाल लिया? एवरेज मोलर मास निकाल लिया। एवरेज मोलर मास निकालने के बाद परसेंटेज मोल निकल गया। किस चीज का मुझे परसेंटेज मोल मिल गया? O3 का। और O3 का परसेंटेज मोल परसेंटेज वॉल्यूम है। बस हमने टोटल वॉल्यूम से और परसेंटेज वॉल्यूम की मदद से वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकाल लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप चाहिए तो बहुत आसानी के साथ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस पर मिलने वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़े थोड़ा एक नया टर्म, डेंसिटी। एक नया टर्म पढ़ते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है? लिखिएगा डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब सीधी सी बात है, मास ऑक्युपाइड। कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, मास occupied by unit volume is known as density. Mass occupied by the substance, यानी mass of substance, ठीक है? Mass of substance occupied by unit volume. लिखिए, लिखेगा mass occupied by the substance per unit volume. डेफिनेशन की बात करें तो mass occupied by the substance, mass occupied by the substance per unit volume, per unit volume, per unit volume is known as density, is known as density. क्लियर है? तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया भाई? डेंसिटी का मतलब हो गया मास बाई वॉल्यूम। ये डेंसिटी के लिए सिंबल है, मास बाई वॉल्यूम। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट, अगर एसआई में बात की जाए, एसआई में, तो एसआई में इसका यूनिट हो जाएगा मास केजी और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। और अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? पर सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिखते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिखते हैं या एमएल भी लिखते हैं। एमएल भी लिखते हैं। याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब
या सीसी जो है अक्सर जनरली यूज फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड, ठीक है। और एमएल फॉर लिक्विड, एमएल फॉर लिक्विड, ये लिक्विड के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है, एमएल फॉर लिक्विड। क्लियर है। अब लिखेगा टाइप्स ऑफ डेंसिटी, अब लिखेगा टाइप्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी दो प्रकार के, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। लिखिएगा टाइप्स ऑफ डेंसिटी, लिखिएगा टाइप्स ऑफ डेंसिटी, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है रिलेटिव डेंसिटी। टाइप्स ऑफ डेंसिटी, टाइप्स ऑफ डेंसिटी, क्लियर है। एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी एडी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है। दो प्रकार के डेंसिटी है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब है कि मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्लियर है। ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में बराबर होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर होता है ना। तो आप हेडिंग बनाइएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। हेडिंग बनाइए एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसे लिखिएगा, सीधी सी बात है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमने डायरेक्ट लिख दिया, यही एब्सोल्यूट डेंसिटी एबी, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। ये लिक्विड सेम है, लिक्विड, गैस और सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, सेम, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी, राइट डाउन रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी नाम से जाहिर है कि दो डेंसिटी का कंपैरिजन है। रिलेटिव डेंसिटी, दो डेंसिटी का कंपैरिजन है, रिलेटिव डेंसिटी। इसे हम आरडी भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस जिसका निकालना है, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। इसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है। रिलेटिव डेंसिटी दो तरीके की, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक है वेपर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दो प्रकार के, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा है आरडी। दो तरीके का, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। क्लियर है। एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक है वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड और ये है फॉर गैस, फॉर गैस। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
देखेंगे हम सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्लैश लिक्विड, जिसका भी आपको निकालना है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लें, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लें, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इन ग्राम पर सीसी ले लें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड जो है किसमें ले लें, इन ग्राम पर सीसी, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लेंगे, जिसका वैल्यू क्या है 1, और वो क्या है 1 ग्राम पर सीसी। तो क्या मतलब निकलेगा भाई, मतलब ये निकलेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्लैश लिक्विड अपॉन, ये किसमें है भाई, ग्राम पर सीसी, और ये भी निकलेगा 1 ग्राम पर सीसी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूनिटलेस हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? दिस इंप्लाइज स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस हो जाएगा। तो चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां नोट करके एक और बात ध्यान रखना है कि जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही मानेंगे, लेकिन अगर कोई मेंशन कर दिया जाए भाई रिलेटिव में, रिलेटिव है ना, किसी और से मेंशन कर दिया जाए तब अलग बात है, वरना क्या है, whenever specific gravity is concerned, ठीक है, it is compared with density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही लिया जाएगा। नोट करके क्या लिखेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज टेकन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन इफ नथिंग इज मेंशन्ड। अगर कोई दूसरी चीज मेंशन ना किया रहे तो हम यही लेते हैं। क्लियर है? तो लिखिए इस बात को, अगर कोई दूसरी चीज मेंशन ना किया जाए तो हम यही लेंगे। क्या लीजिएगा भाई, लिखिएगा नोट करके डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस is taken at denominator if nothing is mentioned। अगर कोई मेंशन है तब तो कोई बात ही नहीं है। if nothing is mentioned, अगर कुछ मेंशन ही कर दिया गया हो तब तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है? अब दूसरा है वेपर डेंसिटी। दूसरा क्या है, वेपर डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट लिखिए वेपर डेंसिटी, यहां हो गया। अब ये लिखिए वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसे कहते हैं? नेक्स्ट लिखिए वेपर डेंसिटी, राइट डाउन वेपर डेंसिटी।
vapor density, vapor density, relative density of gas is known as vapor density. Relative density of gas, relative density of gas is known as vapor density. इसे VD से भी इंडिकेट करते हैं. is known as vapor density, is known as vapor density. इसे हम VD से भी इंडिकेट करते हैं. VD क्लियर है. इसमें हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं. इसमें हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस. यानी वेपर डेंसिटी का मतलब हो गया, वेपर डेंसिटी का मतलब हो गया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट एनी P/T, P and T, at any particular, लिख लीजिए, at any particular P and T, at any particular P and T upon density of hydrogen gas at same P and T, at same P and T. ये हो गया वेपर डेंसिटी का फार्मूला. अगर कोई मेंशन ना हो तो हम यही लेते हैं. यानी कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम पी एंड टी, लिखेगा इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, then hydrogen gas is taken, then hydrogen gas is taken, अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप हाइड्रोजन गैस ही लेंगे. क्लियर है. चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं. इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. क्लियर है. लिखिए डिस्कशन, राइट डाउन डिस्कशन. एक डिस्कशन करते हैं. ठीक है. मैं कहता हूं कि कोई गैस है, VG गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP. ठीक है. एक काम करें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP. क्लियर है. और mg, 1 मोल है ना गैस, तो mg क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस. क्लियर है. तो आप मुझे बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगा. व्हाट वुड बी द डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, mg बाय वॉल्यूम. 1 मोल गैस का एट STP क्या हो जाएगा भाई, 22.4 लीटर. तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ गैस मिल गया. ठीक है. अब हम बात करते हैं यहां VH2, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस, H2 गैस एट STP. तो आप बताइए MH2 क्या हो जाएगा. MH2 बराबर तो 2 ही होगा ना, तो DH2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाई 22.4.
अरे भाई वॉल्यूम एक मोल गैस का, चाहे कोई भी गैस हो, एसटीपी पर तो 22.4 ही रहेगा ना। तो मुझे DH2 मिल गया, मुझे DG भी मिल गया, मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है। तो वेपर डेंसिटी बराबर DG यानी कि गैस का डेंसिटी अपॉन DH2 बराबर mg अपॉन 22.4 अपॉन 2 बाई 22.4। ये 22.4 कैंसिल कर दीजिए, mg बाई 2 हो गया कि नहीं। mg क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। mg क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, वेपर डेंसिटी आपको मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वेपर डेंसिटी का एक फार्मूला मिल जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, डिस्कशन के बाद लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2। m क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। यहां हमने g क्यों हटा दिया, क्योंकि किसी गैस के लिए यहां डायरेक्ट लिख देते हैं m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस सब नोटेशन का खेल है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। मोलर मास ऑफ गैस, तो किसी का भी वेपर डेंसिटी अगर निकालना हो तो उसके मोलर मास को, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाया जाए, कुछ क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं, ये किसके लिए, फॉर सिंगल गैस। अगर एक गैस है और मिक्सचर है, तो फॉर मिक्सचर की बात अगर की जाए तो सीधी सी बात है, वेपर डेंसिटी बराबर एवरेज मोलर मास कर लेंगे अपॉन 2 फॉर मिक्सचर, है कि नहीं। चलिए तो इतना हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। लिखिए, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। लिखिएगा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस का वेपर डेंसिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, 64 अपॉन 2 बराबर 32। ये वेपर डेंसिटी निकल जाएगा किसका, SO2 गैस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब लिखिएगा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, CH4 बता दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4। अब यहां पर CH4 मेंशन कर दिया गया है। अब हमारा वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई 2 की जगह पर 2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास, मोलर मास बाई CH4 का मोलर मास, और वो कितना है 16, ये हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा 64 बाई 16 मतलब 4। वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखिए, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। लिखिएगा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर containing 5 mole of O2 and 5 mole of N2। तो सीधी सी बात है, पहले हमें एवरेज मोलर मास निकालना होगा,
एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा? AMM बराबर टोटल मास, तो 5 गुना 32 प्लस 5 गुना 28 अपॉन टोटल मोल 10। जहां सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10 आते 1, 5 दिया 15, 1 16, 160, 5 अठे 40 आते हैं 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 अपॉन 10। जोड़ दीजिए 0 6 4 10 आते 1 1 1 2 1 3 अपॉन 10 बराबर 30। तो इतना हमारा क्या हो गया? वेपर डेंसिटी मिक्सचर का हो गया। कौन सा मिक्सचर भाई? कौन सा मिक्सचर है? 5 मोल O2 है और 5 मोल N2 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक नया क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्युपाइड 5.6 लीटर एट STP। 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, देखिएगा भाई 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस occupies 5.6 लीटर एट STP। ये वॉल्यूम है, 5.6 लीटर वॉल्यूम है, 16 ग्राम है, कोई अननोन गैस है, ठीक है। वो 5.6 लीटर STP पर उसे STP पर 5.6 लीटर वॉल्यूम है और उसका मास 16 ग्राम है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? आपको निकालना है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस का आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। चलिए, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस निकाला तभी जा सकता है जब मोलर मास आप निकाल सकते हैं, और मोलर मास के लिए आपके पास कुछ संकेत दिया गया है। एक तरफ मास है, एक तरफ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम STP पर है। तो हम लिख सकते हैं मास ए, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं 16/m। मोलर मास मुझे मालूम नहीं है, तो मोलर मास अननोन है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल हुआ ये, वेट ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हुआ। अगर हम वॉल्यूम से जाए तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल अपॉन 22.4, ये भी नंबर ऑफ मोल हुआ, तो दोनों बराबर हो गया ना, एक ही सैंपल का है। अब इसे सॉल्व करिए, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 6 चौके 24, हाँ 4 टाइम में। तो आप बताइए m बराबर क्या हो जाएगा? 64। जैसे ही मोलर मास निकल गया, वेपर डेंसिटी निकालना मुश्किल रहा? नहीं रहा। वेपर डेंसिटी बराबर 64/2 मतलब 32। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, और इसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये हमारा VSTS 21 है, इसका 22 में आगे हम लोग डिटर्मिनेशन, परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। अगर टाइम बचा तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में काफ़ी पढ़ लिया। शुरू के जो 10-12 जो ये है वीडियो है, वो बेसिकली 9-10 से रिलेटेड है, एकदम बेसिक्स हैं। ये सब जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब एकदम 11th के हैं। इनफैक्ट तैयारी करने के लिए जो 10th पास बच्चे हैं, उनको सभी चीज़ पर तैयार रखना है। इसे बार बार सुनिए। आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल में एक लेक्चर सुन लीजिए, फिर दोबारा सुनिए, पहले लिखिए, उसको क्लास की तरह नोट्स बना लीजिए, और जब कभी फ्री रहिए तो उसको सुन लिया कीजिए। क्लियर है ना? तो उससे क्या होगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा। एक बार नहीं हो, 2 बार, 2 बार में नहीं हो, 4 बार, 10 बार क्लियर होना ही है कंसेप्ट। इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ मिल रहा है आपको कंप्लीट रूप में मिल रहा है, इसमें कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं। आप देखिए, अगर अभी तक आपने देख लिया होगा पेशेंस से 21 तक, तो ये अंदाजा लग चुका होगा कि हम लोग बहुत बेसिक से, डजन से शुरू किया था। करते करते काफ़ी चीज़ें अब पढ़ने लगे हैं। अब अगर आप अपना कॉपी पलटिएगा, कोई रेफरेंस बुक देखिएगा, तो कुछ क्वेश्चंस निकलने लगा होगा।
कुछ क्वेश्चंस का मतलब अभी भी मैं बताऊं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 20% ही क्वेश्चन निकलेंगे, अभी भी धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं और भी क्वेश्चंस निकलेगा। क्लियर है? घबराना नहीं है, इसे डिटेल से पढ़ते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखिए बहुत कुछ मैंने लिख दिया है, वो लाइक लिखा हुआ है, शेयर लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, घंटी भी बजा दी है भाई, घंटी भी मैंने लिख दिया है, बना दिया है। तो आप शेयर करिए, रेकमेंड कीजिए। गुड डे।